गरीबी की मार मैंने बहुत बुरी झेली थी। बचपन से ही गरीबी देखती चली आ रही थी और इस गरीबी से अब मैं तंग आ चुकी थी। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम अदिति था। उसकी शादी हो चुकी थी। एक दिन उसने मुझे अपने पति के साथ एक रात गुजारने को कहा। उसने कहा, इस बात के बदले मैं तुम्हें लाखों रुपये दूंगी। अदिति के मुझ पर बहुत एहसान थे। मैंने बिना सोचे समझे ही अदिति को हाँ कह दी और फिर मेरी दोस्त ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया और अपने पति के कमरे में भेज दिया। लेकिन उस समय मेरी जान ही निकल गई जब उसके पति ने मेरी दोस्तों, मेरा नाम सौम्या है। ये मेरी ज़िंदगी की दुख भरी कहानी है जिसे मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनकर आप अपनी राय ज़रूर देना कि इसमें गलती किसकी थी। मैं बंगले में अपनी दोस्त अदिति के साथ रहती थी। मेरी उम्र 28 साल थी और मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन मेरी सहेली के कोई भी औलाद नहीं थी। मेरी शादी गांव में हुई थी और ऐसे इंसान से हुई थी जिसे ना घर की चिंता थी ना अपने बीवी बच्चों की। वो बहुत ही बिगड़ैल अय्याश आदमी था। उसे तो अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद नौकरी करूंगी और अपने बच्चों का पेट पालूंगी। जिस तरह मैंने गरीबी में ज़िंदगी गुजारी थी, मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे भी उसी तरह गरीबी में ज़िंदगी गुजारें। मेरी दोस्त अदिति, जो कि शहर में रहती थी, और मैं भी उसी के साथ रहने लगी। अदिति ने मुझे काम सौंप रखा था कि बंगले में सारे नौकरों से अपनी निगरानी में काम करवाना है। मैं सारे नौकरों से अपनी निगरानी में काम करवाती थी और उसके बदले अदिति मुझे सैलरी भी देती थी। मैं पिछले 6 सालों से बंगले में रह रही थी और काम कर रही थी, जबकि अदिति की शादी को 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में उसने ना जाने कितनी कोशिशें कर ली थीं। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया था, हकीम, वैद्य, पीर, बाबाओं को भी दिखा दिया था, लेकिन उसकी औलाद की तमन्ना पूरी नहीं हो सकी थी। शायद उसकी किस्मत में ही औलाद नहीं थी। मुझे अदिति बहुत प्यारी थी। हर सुख दुख में उसने मेरा साथ दिया था। उसने अपनी शादी के पूरे 4 साल बाद मुझे अपने घर पर रखा था, क्योंकि मेरी शादी पढ़ाई ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हो गई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे गरीबी में ही पढ़ाया लिखाया था और गरीबी में ही जोड़ तोड़ करके मेरी शादी की थी। मेरा बचपन अदिति के साथ खेल कूद कर ही बड़ा हुआ था। जब भी कभी मुझे पैसों की ज़रूरत होती तो अदिति मुझे पैसे दे देती थी। मेरी शादी के कुछ दिनों साल बाद ही मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। शादी के बाद भी मेरा और अदिति का मिलना जुलना रहा था। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे शेयर कर दी थी। अदिति कहती, तुम चिंता मत करो, देखना जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगी। वो मुझसे हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी। और जब अदिति की शादी हुई उस समय तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन गरीबी मेरे घर पर बैसी की बैसी ही थी। अदिति ने मुझे अपने बंगले पर बुला लिया। अदिति बचपन से ही अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखती थी। उसकी शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। खूब बड़ा बंगला था, नौकर चाकर थे, उसके पति का लंबा चौड़ा बिजनेस भी था। इसलिए उसने मुझे अपने बंगले पर बुला लिया। मेरी जॉब का भी इंतजाम हो गया था। वो मुझे हर महीने सैलरी देती थी और उसको भी एक साथी की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके सास ससुर नहीं थे। लेकिन जब मैं अदिति को दुख ही देखती तो मैं भी उदास हो जाती थी। वो औलाद के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी। अदिति का पति भी बहुत परेशान रहता था। उसका कहना था, कुछ भी हो जाए बस उन्हें एक बच्चा चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन अब बच्चा न होने की वजह से दोनों में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने लगे थे। अदिति के पति का कहना था, मुझे अपना बच्चा चाहिए, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैं अपनी पीढ़ी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना बच्चा हो और वो मेरे ख़ानदान को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरे ख़ानदान तो यहीं पर ख़त्म होकर रह जाएगा। अदिति के पति नैतिक को अपने ख़ानदान के लिए वारिस चाहिए था। काफ़ी लोगों ने उन्हें ये भी सलाह दी थी कि बच्चा अडॉप्ट कर लो और उसे अपना नाम दे दो। लेकिन अदिति और नैतिक का कहना था कि अपना खून तो अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। नैतिक की भी जिद थी कि उन्हें अपना खून चाहिए। अदिति ने हर तरह से कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। इस चक्कर में उसने जादू टोना भी करवाना शुरू कर दिया था। पीर बाबाओं को दिखाया, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं और अब वो खामोश होकर बैठ गई थी। नैतिक का कहना था, अगर उसको उसका वारिस नहीं मिला तो वो दूसरी शादी कर लेगा। अदिति तो नैतिक से बहुत प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी उसका पति उसकी आंखों के सामने दूसरी औरत को लाकर रख दे। ऐसा तो नैतिक भी नहीं चाहता था, लेकिन बच्चे की खातिर वो भी मजबूर था।
इस सारे मामले में मैं अदिति की बहुत मदद कर रही थी। वो जहाँ भी इलाज के लिए जाती मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। लेकिन इस बार तो नैतिक ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उसने कहा कि वो किसी भी हाल में अपना फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे अपने बच्चे की खातिर दूसरी शादी करनी ही होगी। इंतजार करते करते 10 साल हो गए हैं और अब वो और इंतजार नहीं करेगा। अदिति अपने पति की बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी और उसकी आंखों में आंसू भी बहने लगे थे। अदिति की आंखों में आंसू देखकर नैतिक भी परेशान हो जाता था और हर बार उसके आंसुओं से बेबस होकर दूसरी शादी का इरादा बदल देता था। उसने अदिति को विश्वास दिलाया कि जो इज्जत उसकी अदिति के लिए है, वो इज्जत और जगह दूसरी औरत नहीं ले सकती। उसे दूसरी पत्नी सिर्फ बच्चे के लिए चाहिए। अदिति और नैतिक की मोहब्बत की शादी थी और नैतिक का कहना था, मोहब्बत हमेशा ही तुम्हारे लिए मेरे दिल में रहेगी। अब तो अदिति की जान पर बन आई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं कर रहा था। उधर नैतिक ने फैसला कर लिया तो कर लिया था। घर में अब लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे थे। अदिति पूरे घर में परेशानी के आलम में चक्कर पर चक्कर काट रही थी। मैंने अदिति को समझाया, अदिति तुम परेशान मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। तुम इतनी अच्छी हो, दूसरों की मदद करती हो, फिर भगवान तुम्हें दुख कैसे दे सकता है। अदिति कहने लगी, तुम्हें नहीं पता सौम्या, मैं अपने पति की दूसरी पत्नी को कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि घर में रहते हुए मेरी जगह मेरी सौतन आ जाए। मैं नैतिक से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे किसी पराई औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे क्या पता था कि भगवान मुझे शादी के बाद औलाद नहीं देगा और इस वजह से मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी। कम ही नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगी। अगर नैतिक को मुझसे मोहब्बत होती तो वो दूसरी शादी के बारे में कभी नहीं सोचता। मैंने अदिति को समझाया, तुम परेशान मत हो, नैतिक तुमसे बहुत प्यार करता है और वो मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहता है। अदिति कहने लगी, तुम्हें क्या पता, जब मेरे पति की दूसरी पत्नी घर में आएगी और वो बच्चा पैदा करके देगी तो उसके दिल में मेरे लिए जो बची खुची मोहब्बत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बांझ हूँ, उसको बच्चा नहीं दे सकती। और जो बच्चा देगी वही पति के दिल पर राज करेगी। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में नौकरानियों से भी बुरी हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तुम तो जानती हो मेरे पापा की शहर में कितनी इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और तुम जानती हो कि मैं बहुत ज़्यादा जिद करके नैतिक से शादी की थी। मेरे माँ बाप तो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई तो वो भी कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों को भी कुछ कह नहीं सकती। नैतिक की दोस्त भी उसे यही मशवरा देते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले। ऐसा हो गया तो इस घर में मेरी इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी। देखना, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। अदिति हद से ज़्यादा परेशान थी। अचानक चक्कर लगाते लगाते वो रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगी। मैं भी उसको ही देख रही थी कि अचानक उसको क्या हो गया और मुझसे क्या काम पड़ गया। वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। अदिति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मेरा हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ गई। कहने लगी, सौम्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो। उसने अचानक मेरी आंखों में देखकर कहा था और मेरे हाथों को थाम कर ये सवाल किया था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहती हूँ। तुम्हें कहने की भी ज़रूरत नहीं है। बस तुम बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगी, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज है। तुम बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे क्या काम करना है। उसने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। उसकी बात सुनकर मैं फिर से हैरान हुई थी कि आखिर ऐसा कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं उसके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, अदिति मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे किसी काम को मना कर दूं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे काम से मना कर दूंगी। उसने कहा, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ शायद तुम्हारे लिए सुनना भी मुश्किल होगा, करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। उसकी बात सुनकर मुझे सचमुच हैरानी हो रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद मांग ली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। अदिति की बात सुनकर एक पल के लिए मैं चकरा कर रह गई थी। वो मेरे चेहरे के हाव भाव देख रही थी और समझ गई। मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई थी। कहने लगी, मैं जानती थी तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि ये काम बहुत ही मुश्किल है। कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी।
मैंने कहा, अदिति ऐसा कैसे हो सकता है? भला मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ, और वो भी बिना किसी को बताए? इस काम से जितना नुकसान मुझे होगा उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें होगा। मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर अदिति ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी मैं तुम्हें इस काम के लिए भारी कीमत दूंगी। अपने इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपये दूंगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी जिंदगी में इतने ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे। आंखों के सामने 50 लाख रुपये घूमने लगे थे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि मैं बहुत गरीब थी। गरीबी में ही बचपन गुजरा था। मेरी शादी भी गरीब आदमी के साथ हुई थी। मेरे पति, सास, ससुर सभी गांव में रहते थे। मैं अपने बच्चों को लेकर अदिति के साथ रहती थी। अदिति ने मुझे अलग से अपने सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ था। वो बस नाम के लिए ही सर्वेंट क्वार्टर था। हालांकि एक खूबसूरत सा मकान बना हुआ था जो कि बंगले से लगा हुआ बना था। मेरे क्वार्टर का एक दरवाज़ा अदिति के बंगले के अंदर भी खुलता था और एक दरवाज़ा बंगले के बाहर खुलता था। इस तरह मुझे ये सुविधा रहती थी कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय अदिति के साथ गुजरता था। कुछ पैसे मैं अपने सास ससुर के पास भेज देती थी क्योंकि मेरा पति खेती करता था और जो भी पैसे उसके हाथ आते वो अपनी अय्याशी में उड़ा देता था। मैं कुछ पैसे अपने सास ससुर के खर्चे के लिए भेज देती और कुछ पैसे अपने पास अपने बच्चों के खर्चे के लिए रोक लेती थी। मेरे पति ने ना जाने कितने लाख का कर्ज भी अपने सर पर चढ़ा रखा था। अगर ये 50 लाख रुपये मुझे मिल जाते तो मेरे बहुत काम आने वाले थे, क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी रकम थी और काम भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं मेरा पति इस काम के लिए मुझे मना न कर दे। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति जब 50 लाख रुपये के बारे में सुनेगा तो फ़ौरन इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैंने अदिति को काम करने के लिए हामी भर दी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए नैतिक को भी तैयार करना पड़ेगा। मैंने अदिति से कहा कि इस बारे में अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया तो तुम्हें पता है ना कितनी बदनामी होगी, तुम्हारी और तुम्हारे पति की भी इज्जत खराब होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि नैतिक इस काम के लिए क्या राजी हो जाएगा? अदिति कहने लगी, जब मेरा पति दूसरी शादी के लिए तैयार है तो इस काम के लिए वो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। आखिर वो बच्चे की खातिर ही दूसरी शादी करने को तैयार है। अगर उसे बिना शादी के ही बच्चा मिल जाएगा तो वो क्यों दूसरी शादी करेगा? तुम्हें पता है मैं ये बात अपने दिल पर पत्थर रख कर रही हूँ। मैंने कहा, अदिति तुम एक बार नैतिक से बात कर लो, उसके बाद हम इस काम की शुरुआत करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है और ख़तरनाक भी है, तुम सोच समझ लो। अदिति कहने लगी, मुझे पता है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बल्कि बड़ी बात है। मैंने कहा, तुम एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अदिति ने कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से ये फैसला किया है और मैं अपने फैसले से अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगी। बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। अदिति अपने इरादे पर पक्की थी। उसने इरादा कर लिया था और अब वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने कहा कि सारी जिंदगी सौतन बर्दाश्त करने से अच्छा है एक ही रात के लिए परेशानी से गुजर जाऊं, इसलिए उसे ये सब करना होगा। मैंने भी अपने दिल को मजबूत कर लिया था ये काम करने के लिए, क्योंकि ये काम मेरे लिए भी आसान नहीं था। पहले तो मुझे अपने पति से अनुमति लेनी थी, उसके बाद ही मुझे ये काम अंजाम देना था। ये काम सच में दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे पति ने मुझे अनुमति दे दी तो मैं हर तरह से अदिति की मदद करने के लिए तैयार थी और जितना हो सकता था इस बात को हमने कहीं किसी को बताना भी नहीं था, क्योंकि अगर बाहर लोगों में अदिति और नैतिक की पोल खुल जाती तो लोग उन पर उंगलियां उठा सकते थे। वैसे भी मुझे नैतिक से डर लग रहा था, क्योंकि नैतिक गुस्से का बहुत तेज था। वो अदिति से प्यार भी बहुत करता था, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि अदिति ने ही इस तरह का प्लान बनाया है तो न जाने वो क्या रिएक्ट करेगा। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और अदिति को नैतिक के आने का इंतजार था। दरअसल हमारा प्लान ये था कि अदिति ने कहा था कि तुम मेरे पति का बच्चा पैदा करके मुझे दोगी, क्योंकि मैं जिंदगी भर की सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन एक रात के लिए अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक रात की ही तो बात है। अदिति ने कहा था, तुम मेरे पति के साथ एक रात गुजारोगी और मेरे बच्चे को पैदा करोगी। बच्चा पैदा हो जाने के बाद बच्चा हमें दे दोगी, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। इसलिए मुझे किसी तीसरे बच्चे की ख्वाहिश भी नहीं थी और नैतिक को तो वैसे भी अपना ही बच्चा चाहिए था।
वरना मैं अदिति को अपना एक बच्चा भी देने को तैयार थी। अगर वो काम किसी और से करवाते तो शायद उनकी इज्जत खराब हो सकती थी। मैं उनके घर में रहती थी, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। इसलिए अदिति ने ये काम मुझे करने के लिए कहा था। अदिति मुझसे कहने लगी, सौम्या मुझे माफ़ कर देना, लेकिन बच्चा पैदा हो जाएगा और तुम बच्चा मुझे दे दोगी। उसके बाद तुम अपने गांव वापस चली जाना, क्योंकि मर्द का नेचर का कोई भरोसा नहीं है कि कब नैतिक का मन बदल जाए और वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख ले। सॉरी, मैं बच्चा होने के बाद तुम्हें अपने घर पर नौकरी पर नहीं रख सकती। मुझे पहले अदिति की बात बुरी लगी थी। मैंने उसे कहा, लेकिन फिर मैं काम कहाँ करूँगी, कैसे अपने बच्चों का पेट पालूंगी? तुम्हें तो मेरे घर के हालात का अच्छे से पता है। अदिति ने कहा, 50 लाख रुपये मिल जाने के बाद तो तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर फिर भी तुम्हें मुश्किल हो तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तो मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें महीने के महीने देती रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी के लिए एहसानमंद हो जाऊँगी। अब की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि बिना काम के ही मुझे महीने के महीने पैसे मिलते रहेंगे। मैंने अपने पति को कॉल की और उसको सारी बात बता दी। पहले तो मेरे पति को गुस्सा आया, क्योंकि मर्द था। जाहिर सी बात है, कोई भी मर्द अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के पास सोने की अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन मेरा पति लालची आदमी था। वो मेरे पैसों से अय्याशी करता था। जब से मेरी नौकरी लगी थी उसने खेती करना भी छोड़ दी थी। उसको हराम के खाने की आदत पड़ गई थी। कभी कभी तो मुझे अपनी इस गलती का एहसास होता कि मुझे नौकरी करनी ही नहीं चाहिए थी। जब उसके सर पर जिम्मेदारी पड़ती तो वो खुद ब खुद अपनी गलत आदतों को छोड़ देता और मेहनत मजदूरी करता और अपने बच्चों का पेट पालता। लेकिन शायद मैंने ही उसकी आदत खराब कर दी थी। जब मेरे पति को 50 लाख रुपये के बारे में पता चला तो उसने मुझे अनुमति दे दी। उसने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। जब मैंने अदिति को बताया कि मेरा पति राजी हो गया है तो वो बहुत खुश हुई थी। और अदिति ने जब मुझे बताया कि नैतिक भी मान गया है, पहले तो थोड़े नखरे दिखा रहा था, लेकिन उन्हें भी बच्चा चाहिए और अपना ही खून चाहिए, इसलिए वो भी इस काम के लिए राजी हो गया है। रात होते ही अदिति ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। आज मैंने अदिति की आंखों में आंसू देखे थे। आज उसे इस तरह तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। कभी कभी औरत कितनी मजबूर हो जाती है, जो उसे नहीं करना होता वो भी मजबूरी की वजह से करती है। आज मैंने अदिति को बहुत लाचार और मजबूर देखा था। मैंने उसे गले लगाया। मैंने कहा, अदिति मायूस मत हो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस इरादे से तुम मुझे अपने पति के पास भेज रही हो, भगवान करे वो इरादा जल्दी ही पूरा हो जाए और तुम्हारे पति को औलाद मिल जाए, ताकि उसे बच्चे की कमी न हो और वो दूसरी शादी न करे। खैर, मैं नैतिक के कमरे में आ गई। अंदर जाते हुए मेरा दिल अजीब सी अंदाज में धड़क रहा था। किसी दूसरे के पति के साथ रात गुजारना कोई छोटी बात न थी। आज तक मुझे मेरे पति के अलावा किसी दूसरे मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया था। मैं गई तो नैतिक सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था। शायद उसके लिए भी ये काम करना आसान नहीं था। मुझे देखकर उसने सिगरेट बुझाई थी। मेरे पास आया और कहने लगा, देखो सौम्या, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत ही मजबूरी में कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। धीरे धीरे नैतिक मेरे करीब होता चला गया। उसके चेहरे पर इस समय दर्द के आसार साफ नजर आ रहे थे। उसने मुझे अपनी बाहों में समेटते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। शायद वो अदिति को ही गुमान कर रहा था। अदिति के लिए भी ये रात कांटों पर गुजरी थी। और फिर जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ था। हमें ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जल्दी ही मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। अदिति ने मुझे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ सुना दी। अदिति और नैतिक तो बहुत खुश हो गए थे। अदिति से ज़्यादा तो नैतिक खुश था। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पहली कामयाबी हमें मिल चुकी थी। मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपये की रकम थी। उधर मैंने नोट किया था कि नैतिक और अदिति भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। उन दोनों के सामने उनका आने वाला बच्चा घूम रहा था। नैतिक ने अपने सारे रिश्तेदारों में खबर फैला दी थी कि अदिति प्रेग्नेंट है। अदिति के सारे रिश्तेदार भी खुश हो गए थे। अब उन दोनों ने सुकून की सांस ली थी, क्योंकि अब उनकी सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली थीं। नैतिक की खुशी देखकर तो मुझे एक पल के लिए घबराहट हो जाती थी। शुरू में मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैं परेशान थी। नैतिक और अदिति अपने बच्चे के आने वाले सपने सजा रहे थे।
दोनों पति पत्नी मेरा ख्याल भी बहुत रखते थे, मेरी खुराक बहुत अच्छी कर दी थी, रेगुलर मेरा चेकअप भी करवा रहे थे। इतने सालों से मैं उनकी सेवा कर रही थी, आज ऐसा समय आया था कि दोनों पति पत्नी मेरी सेवा कर रहे थे जैसे मैं इस घर की रानी हूँ और वो सब मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। अदिति और नैतिक के रिश्तेदारों को जब पता चला कि अदिति प्रेग्नेंट है तो काफ़ी सारे लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे थे और उससे अलग अलग तरह के सवाल भी कर रहे थे। अब अदिति तो प्रेग्नेंट नहीं थी, इसलिए उसके पास सवालों का जवाब नहीं होता था और वो कंफ्यूज हो जाती थी। फिर नैतिक ने कहा, हमारा अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई आता रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रिश्तेदारों को पता लग जाए कि अदिति उम्मीद से है ही नहीं। और मेहमानों के आने पर एक परेशानी और होती थी कि अदिति को दिखावे की खातिर आराम करना पड़ता था और मुझे मजबूरन घर के सारे काम करना पड़ते थे। इसलिए मैंने और नैतिक ने हमने सबने मशवरा किया कि हम दूसरे बंगले पर रहने चलते हैं जो कि दूसरे शहर में बना हुआ था। वहाँ पर हम आराम से समय गुजार लेंगे। लोगों से कह देंगे कि डॉक्टर ने हवा पानी बदलने की सलाह दी है क्योंकि एक ही जगह रहते रहते अदिति का मन घबराने लगा है। इस तरह कोई समस्या नहीं होगी, हम लोग आसानी से वहाँ पर अपना टाइम पूरा कर लेंगे। नैतिक को यह आइडिया अच्छा लगा था। नैतिक ने अपने दूसरे घर में मुझे और अदिति को शिफ्ट करवा दिया। उस घर में कोई नहीं था। उस घर में नैतिक ने एक नौकरानी और एक चौकीदार को भी हमारे काम के लिए भेज दिया था क्योंकि मैं अभी तक कोई काम नहीं कर पा रही थी। इस घर में भी ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। इस घर में आकर मैं और अदिति बहुत खुश थे। अदिति मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती थी। कभी कभी मैं सोचती कि अदिति इतनी अच्छी लड़की है, फिर भगवान ने इसके साथ बुरा क्यों किया, उसकी गोद सूनी क्यों रखी। महीने बीतते चले गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में अब लात मारने लगा था। पहली बार जब उसने मेरे पेट में हरकत करनी शुरू की थी तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आँख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे लगा कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझसे कह रहा है, माँ मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने पास रखो। पता नहीं क्यों मैं इस सपने के बाद परेशान रहने लगी थी। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे ये सपने आने लगे थे जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा है और मेरी उंगली पकड़कर मुझसे कह रहा है, माँ मुझे खुद से अलग मत करो। अब मैं जाग जाग कर रातें गुजारने लगी थी। मेरा दिल अब धीरे धीरे बदलने लगा था क्योंकि अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता था। शायद अंदर ही अंदर मेरी नीयत बदलने लगी थी। मैं परेशान थी। मुझे 50 लाख कम और बेकार लगने लगे थे। मुझे लग रहा था 2 बच्चे होने के बाद भी मुझे बच्चे की चाहत नहीं रहेगी। मेरे लिए पैसा जरूरी होगा, बच्चे नहीं, क्योंकि बच्चे तो मुझे मिल ही चुके थे। लेकिन मेरा ये ख्याल गलत साबित हो गया था। बच्चा चाहे पहला हो, दूसरा हो या फिर तीसरा, अपना बच्चा अपना ही होता है। अदिति ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन नैतिक और अदिति को मैंने बातें करते हुए सुन लिया था। अदिति नैतिक से कह रही थी, कहीं ऐसा न हो मौका आने पर सौम्या की नीयत बदल जाए। नैतिक ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी नीयत नहीं बदलेगी क्योंकि उसके पास तो पहले से ही बच्चे हैं और उसे पैसों की ज़रूरत है, बच्चों की नहीं। वो मुझे बार बार सवाल करती कि तुम खामोश क्यों रहती हो। नैतिक भी हर हफ्ते घर का चक्कर लगाने आया करता था और वो ढेर सारे फ्रूट्स और खाने पीने का ज़रूरी सामान लेकर आता। हर महीने डॉक्टर से मेरा चेकअप भी चल रहा था। जैसे तैसे करके डिलीवरी का दिन भी आ गया। अदिति ने जब ये बात नैतिक को बताई तो वो बहुत खुश हो गया। इतने महीनों में नैतिक और अदिति ने मेरे ऊपर पैसा पानी की तरह बहाया था। इधर मेरा दिल बार बार अपने बच्चे के लिए तड़प रहा था। रात का टाइम था। अदिति ने मुझे कहा था कि सुबह हमें हॉस्पिटल जाना है। मेरा बच्चा पैदा होने में सिर्फ आज की रात रह गई थी। अगले दिन लगभग 9 बजे के टाइम मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना था। मुझे ये सब सुनकर डर लगने लगा था। मैंने अपने दिल में सोचा, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। भले ही इस बच्चे का बाप नैतिक था, लेकिन माँ तो मैं थी जो इस बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरे 9 महीने मैंने इस बच्चे को अपने पेट में पाला है। मैं उसे कैसे किसी दूसरी औरत की गोद में डाल सकती थी। मैंने सोच लिया था ये बच्चा मेरा है। मैं इसे 50 लाख रुपये में तो क्या, 50 करोड़ में भी किसी को नहीं दूंगी। मेरी नीयत, मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। मैंने देखा अदिति रात होने के बाद अपने कमरे में चली गई थी तो मैं जल्दी से अपना सामान पैक करने लगी। अपने दोनों बच्चों को साथ लिया। मेरा बड़ा बेटा 8 साल का जबकि मेरी बेटी 5 साल की थी। मैं चुपके से वहाँ से भाग गई। मुझे अब लेबर पेन भी शुरू हो चुका था क्योंकि मेरी डिलीवरी का समय हो चुका था। मैं जल्दी ही निकल आई। मैं रात वाली बस पर बैठ गई और नैतिक और अदिति को बहुत बड़ा धोखा देकर वहाँ से भाग आई क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था।
पीछे नैतिक और अदिति का क्या हाल होगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं लेना देना था। मुझे सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल था। मैं अपने गांव पहुंच गई, लेकिन अब मुझे दर्द तेजी से शुरू हो गए थे। मैं अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि मेरा पति तो वहां पर 50 लाख रुपये की उम्मीद लगाए बैठा था। मेरे पति का बहुत सारा कर्जा था। इन 9 महीनों में उसने 50 लाख रुपये के ना जाने कितने सपने सजा लिए थे। अगर मैं उसके पास खाली हाथ चली जाती तो मुझे उम्मीद थी वो मुझे वापस नैतिक के पास ले जाता और पैसे वसूल करता, क्योंकि वो एक लालची इंसान था जो अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ 50 लाख रुपये के लिए रात गुजारने के लिए भेज सकता है। वो कभी उसकी ममता को नहीं समझ सकता था। 50 लाख रुपये के बारे में सुनकर वो जितना खुश था, उसकी खुशी मैं बता नहीं सकती थी। जब भी मेरी और उसकी फ़ोन पर बात होती, वो पैसों की ही चर्चा करता रहता था। मैं गांव की एक दाई के पास चली गई। मेरे दोनों बच्चे भी इसी औरत ने पैदा किए थे। मैं दाई के घर गई और उसका दरवाज़ा जोर जोर से बजाया। गर्मियों की रातें थीं। मैं रात के 2 बजे के टाइम वहां पर पहुंची थी। अब सुबह के 6 बजने वाले थे। गर्मियों में तो वैसे भी सब लोग जल्दी सोकर उठ जाते हैं। दाई ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मुझे देखा तो कहने लगी, इस बार तो तुम शुरुआत के दिनों में मेरे पास नहीं आई थी। तुम्हारे बच्चे तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तुमने काफ़ी समय के बाद बच्चे के बारे में सोचा। मैंने कहा, हाँ, भगवान की यही मर्जी थी जो इतने सालों के बाद मुझे अब ये तीसरा बच्चा दिया है। ये कहकर मैं खामोश हो गई थी। मुझसे और ज़्यादा बातें नहीं हो रही थीं, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था। मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया था। मैंने कहा, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं नैतिक और अदिति ना आ जाएं और मुझसे मेरा बच्चा छीन ना लें। मुझे जल्द से जल्द अपना बच्चा लेकर कहीं दूर जाना होगा। मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सोच लिया था मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाऊंगी, ताकि मेरे बारे में किसी को कुछ पता न चल सके। मैं कुछ भी करके अपना बच्चा अदिति और नैतिक को नहीं दूंगी। मैंने यह भी नहीं सोचा कि वो मेरी सहेली थी। उसने सारी जिंदगी मुझ पर एहसान किए थे, यहाँ तक कि मैं तो खुद का भी बच्चा उसे देना चाहती थी। फिर अब अचानक से मुझे क्या हो गया था? मैंने उन दोनों का नमक खाया था। उन्होंने मुझे उस समय सहारा दिया जब मेरे खाने के भी लाले पड़े थे। मैंने अदिति की सारी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया था। मैंने उनको उनके बच्चे के सपने दिखाकर उनकी आंखों से उनके सारे सपने नोच लिए थे। जब वादा पूरा करने का टाइम आया तो मैंने उन्हें धोखा दे दिया। मुझे नहीं पता था एक माँ इतनी खुदगर्ज क्यों होती है, जितनी मैं हो गई थी। मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर एक दूसरे गांव आ गई। ये एक छोटा सा गांव था जहां पर बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने एक पुरानी सी झोपड़ी में अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर करना शुरू कर दिया। अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। शायद मुझे नैतिक और अदिति ने ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं बहुत दूर जा चुकी थी, जिसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं चला था। यहाँ पर भी मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और मैं अपने बच्चों का कम कमाई से ही पेट पालने लगी। लेकिन शायद मुझे मेरे किए की सज़ा मिलनी थी, क्योंकि मैंने उन दोनों का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सज़ा इस तरह मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। गांव के ही लोगों ने मुझे मजबूर समझकर एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां पर पता चला कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है और मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। ये खबर सुनकर जैसे मुझे सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। मेरे तीनों बच्चे अनाथ हो जाते, उनका क्या होता? उस रात मैं फूट फूट कर रोई थी। एक पड़ोसन से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। अब मुझे अंधेरी जिंदगी में वही एक रोशनी की किरण नजर आ रही थी। मैं उसके पास गई। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। मैंने उसे एड्रेस लिखकर दे दिया। मैंने कहा, इस एड्रेस पर चली जाओ और इस बच्चे को भी साथ ले जाना। कहना, सौम्या ने तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास भेजी है। साथ ही उन लोगों से कहना कि उसे माफ़ कर देना। शायद वो लोग मुझे माफ़ कर दें तो मेरी तकलीफ़ कुछ कम हो जाए। मेरी पड़ोसन काफ़ी अच्छी औरत थी। उसने मेरी तकलीफ़ को समझा और वो एड्रेस और मेरे छोटे बेटे को लेकर शहर चली गई। नैतिक और अदिति से मिली और उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनकर सोचा कि ये औरत झूठ बोल रही है। लेकिन जब उन दोनों ने बच्चे की शक्ल को गौर से देखा तो वो बिल्कुल नैतिक के जैसा था। अब उन दोनों को उस औरत की बात पर भरोसा हो गया था। नैतिक और अदिति मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। वो मेरी मदद करना नहीं चाहते थे। लेकिन मेरी पड़ोसन ने कहा, आप लोग मेरे साथ चलें। सौम्या की जान खतरे में है। उसको शहर इलाज के लिए लेकर आना पड़ेगा और उसका ऑपरेशन भी होना है, वरना वो मर जाएगी। अदिति और नैतिक का तो आज तक बच्चा ही नहीं हुआ था। मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने बच्चे की ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया था।
नैतिक का कहना था शायद भगवान ही नहीं चाहता कि मेरे बच्चा हो। अगर भगवान ही नहीं चाहता तो मुझे दूसरी शादी होने पर भी बच्चा नहीं होगा। यही सोचते हुए उसने बच्चे का ख्याल दिल से निकाल दिया था। दूसरी शादी भी नहीं की थी। वो दोनों मेरे बेटे के साथ मुझसे मिलने आए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी यादें ताज़ा हो गई थीं, जख्म फिर से हरे हो गए थे। फिलहाल उन्होंने मुझे इतने दर्द में तड़पते देखा तो मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मुझसे शिकायत जरूर की थी कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम जानती थी हमने घर वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हमने लोगों से कहा कि हमारा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था, लेकिन अस्पताल में ही किसी ने चोरी कर लिया और उसका कुछ पता न चल सका और हम फिर से बे औलाद रह गए। हमें क्या पता था आज 2 साल बाद हम अपने बेटे को इस तरह देख सकेंगे। मैंने दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया। वो लोग मुझे शहर ले गए और वहाँ मेरा इलाज करवाया। शायद भगवान ने मुझे ज़िंदगी देनी थी। मेरी गलती तो बहुत बड़ी थी, जिसके लिए मुझे मौत मिलती तो वो भी कम होती, लेकिन शायद मेरे बच्चों का नसीब था कि मैं बच गई थी। मेरे पति तो 1 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मर गया था। मैंने नैतिक और अदिति का बेटा उनको सौंप दिया। इस तरह मैं अपने बच्चों को लेकर अपने गांव चली गई और नैतिक अदिति को उनका बेटा वापस कर दिया। वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और इधर मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। अदिति ने इतने सालों बाद भी अपना वादा निभाया था। उनका बेटा मिलने पर उसने मुझे 50 लाख रुपये भी दिए और हर महीने भी मुझे पैसे देती रहती है। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने उन भले लोगों के साथ बहुत गलत किया था। कभी कभी मैं अपने बेटे से मिलने चली जाती हूँ। उसने अपने सब रिश्तेदारों में बता दिया था कि हमें हमारा बेटा वापस मिल गया है, जो अस्पताल में चोरी हो गया था। अब वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, क्या मैंने अपना बेटा अदिति और नैतिक को देकर सही किया या गलत? क्या एक माँ के लिए ये कदम उठाना आसान होता है कि 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में पालने के बाद किसी दूसरे को यूँ सौंप देना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ।